नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग लेके आए हैं उत्तर प्रदेश यूपी टेट का ये प्रीवियस ईयर, ठीक है। और इसमें हम लोग आज पर्यावरण के 30 प्रश्न करेंगे, और वो 30 प्रश्न करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। ये 2021 का प्रीवियस ईयर है जो रद्द होने के बाद दोबारा कराया गया था। एक चीज़ यूपी टेट में आप लोग याद रखिएगा कि इसमें रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान देगा आपको पास कराने में, ठीक है। और पर्यावरण अध्ययन जो है आपको एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आपको इस चीज़ का भी ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी चाहिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको जो चीज़ें इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डायरेक्ट आंसर देते चलूँगा। अगर आप चाहेंगे कि नहीं मैं एक्सप्लेन के साथ करूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। ये पूरा पूरा प्रीवियस ईयर है और जो ऑफिशियल आंसर की है उसी का हम लोग आंसर देंगे आज, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में दे रखा है साथियों कि ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा मतलब किसे कहा जाता है, इसकी जानकारी हम लोगों को करना है। देखिए ध्रुव तारा, एक चीज़ आप याद रखिएगा कि उत्तरी ध्रुव जो हम लोगों का है ना, उत्तरी ध्रुव मतलब ध्रुव, उस पर ये सीधी एकदम सीधे 90 डिग्री के पर रहता है। तो होता क्या है कि जब पृथ्वी घूर्णन करती है ना, तो ये अपना दिशा नहीं बदलता है, बाकी सारी चीज़ें लगता है कि घूम चुका है, तो इसलिए ये हमेशा सदैव देखने में लगता है कि उत्तर दिशा में ही चमकता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसको उत्तरी तारा भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, उत्तरी तारा भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करने की बात नहीं किया था, इसलिए डायरेक्ट इसको इंग्लिश में पोल स्टार भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों का कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब किया गया था, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि यह 1973 में किया गया था। और इस क्यों शुरू किया गया था, तो शुरू किया गया था बाघों के टाइगरों के संरक्षण के लिए, ठीक है। घटती संख्या को 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार ने उत्तराखंड से इसको शुरुआत किया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, मतलब सीधी सीधी चीज़ है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में। देखिए एक चीज़ आपको बता दूं कि इसमें आपको दिवस और जो स्कीम संरक्षण के लिए आई है, दिवस और ये क्या नाम है, उद्यान, ये 3 प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि इससे 100% 3 प्रश्न बनने की संभावना पूरी की पूरी रहती है, ठीक है। ये कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1955 में। ये सब चीज़ आता ही नहीं है, ठीक है, तो इस चीज़ पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा कि किसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए चौथे नंबर प्रश्न है, चौथे नंबर प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिए। दे रखा है साथियों कि लखनऊ समझौता 1916 में किन दो मतलब लोगों के बीच में हुआ था। सीधी सीधी चीज़ है कि समझौता किसके किसके बीच हुआ था, ये इसका पूछने का तात्पर्य है। तो ब्रिटिश भारतीयों के मध्य हुआ था, या हिंदू मुस्लिम के मध्य हुआ था, या कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, या नरम दल गरम दल के मध्य हुआ था। तो सीधी बात है, ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ये 1916 का समझौता हुआ था, 19, ठीक है। सीधी सीधी चीज़ ये है। उसके बाद हमारा अगला है, हाँ इसमें देखना चाहेंगे तो उस टाइम में 1916 का जो अध्यक्ष थे MC मजूमदार थे, ठीक है। और ये दोनों को मिलाने का जो मेन रूल किया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। देखिए जंगली गधों के बारे में पूछ रखा है कि जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये अपने भारत में एक ही जगह है, और वो गुजरात। गुजरात से ही हम लोगों के जंगली गधे पाए जाते हैं, गुजरात में ही, ठीक है। कहाँ पे, रण के कच्छ का जो रण कहलाता है वहाँ पे पाया जाता है। तो ये अगर इस चीज़ को याद करना है तो एक बात याद रखिए कि भारत में जंगली गधे अगर कहीं पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो वो गुजरात के कच्छ के रण में, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। कार्बन डेटिंग क्या संदर्भित करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सीधे सीधे आपको पता होगा कि कार्बन 14 और 13 ये सब 12 ये सब चीज़ें जो होती हैं, किसी की आयु मतलब कितने वर्ष पुराना है, कब का है, ये चीज़ जानकारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी वाला कि प्राचीन स्थलों की मौजूदगी या हड्डियों की सामग्रियों को आयु मापन के लिए किया जाता है। मतलब प्राचीन स्थलों में पहाड़ी चीज़ें हो, जो पत्थरों से का भी हो, किसी भी चीज़ का हो, कैसा भी हो, और हड्डियों की जो सामग्री से मिलता है उस पर ही ये कार्बन डेटिंग का उपयोग करके उसके बारे में जानकारी किया जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ लोग हो जाएंगे समझेंगे कि सभी होते हैं, चट्टानों के बारे में भी होता है इसमें, लेकिन शक्ति मापन का नहीं होता, समय का होता है कि कितना साल पुराना है, ठीक। उसके बाद हमारा देखिए कार्बन 12 और कार्बन 14 के बीच ही ये निकाला जाता है रेडियो एक्टिव के तौर पर, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए कि संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था। प्रश्न नंबर ये है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम लोग का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उससे 2 दिन पहले ही ये अपनाया गया था।
गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले ही अपनाया गया था। तो संविधान संशोधन अब कब हो जाएगा, तो ये 24 जनवरी 1950 को हो जाएगा। कब हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को। गणतंत्र दिवस कब है, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को ही ये ऐसा क्यों क्या किया गया था, जनवरी में ही हम लोगों का गणतंत्र दिवस के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका थोड़ा सा हम लोग डिटेल जानने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे अच्छी जानकारी है, यहाँ प्रश्न बनने की संभावना लग रही है। जैसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, और राष्ट्रीय गान लिखने वाले कौन थे, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी थे। ठीक है, ये बंगला में रचित था। ठीक है, 52 सेकेंड में इसको गाया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि 27 दिसंबर 2011 को जो कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता का हुआ था, जिसमें पंडित विशन नारायण दत्त थे उस अधिवेशन के अध्यक्ष, उस टाइम ही इसको पहली बार गाया गया था। ठीक है, और ये रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 में तत्वबोधिनी एक पत्रिका निकाले थे, किताब निकाले थे, उसमें मेरा भारत भाग्य विधाता शीर्षक नाम से पहली बार 1919 में इसको 1912 में इसको प्रसारित किए थे, मतलब प्रकाशित किए थे। और उसके बाद 1919 में अंग्रेजी में इसका अनुवाद हुआ था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ द इंडिया। ठीक है, इस नाम से आया था, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा चीज़ है ये कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अपने आप में बहुत अच्छा था। इसके बारे में लोग आपको देखिए एक चीज़ बता दें कि किताबें पढ़ने से ज़्यादा है, आप लुसेंट में भी ये अगर पढ़ लेते हैं पर्यावरण का, तो आपको, या परीक्षा वाली का भी पढ़ लेते हैं, तो आपका पूरा का पूरा 30 नंबर 100% समझ लीजिए श्योर है कि आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। ठीक है, इसमें हो जाता है कि देखिए इनमें से सभी, इस बार यूपी टेट ने इतना खतरनाक क्वेश्चन की बात किया था कि इनमें से सभी का ऑप्शन 2-3 में दे के और उसी को नहीं दिया था। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें हो जाएगा कि समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की जो बढ़ती सांद्रता होती है, उसी को बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है, सीधी सीधी विषैली पदार्थ की बढ़ती सांद्रता को ही कहा जाता है। ठीक है, शरीर में ऊतकों के बारे में। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ को दे रखा है। उसके बाद देखिए ये आपको यहाँ से प्रश्न ये एनसीईआरटी के क्लास 6 में डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा कि जैवमंडली में, देखिए अपने जैवमंडल का मतलब दो ही प्रकार का होता है, एक होता है अजैविक, एक होता है जैविक। ठीक है, अजैविक में आ जाएगा हवा, पानी, जल, पहाड़, ये सारी चीज़ें मतलब आ जाएंगे, जो कि निर्जीव की तात्पर्य पे। और सजीव में 2 ही चीज़ आते हैं, एक पादप आएगा, एक जंतु आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, अजैविक घटक नहीं है मतलब जैविक है। इसमें देखिए मृदा है, प्रोटीन है और फास्फोरस, ये दोनों अजैविक में आ जाएंगे, लेकिन अजैविक में ये आपका कवक जो है ये जैविक है। ठीक है, कवक जो है जैविक है, इसमें श्वसन की प्रक्रिया होती है, सारी चीज़ें होती है, लेकिन मृदा, प्रोटीन और फास्फोरस ये अजैविक है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं अगर, तो क्लियर कर लीजिए एक बार और कि जैविक में पादप और जंतु आ जाएंगे। ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह सब आ जाएंगे जैविक में, और अजैविक में आ जाएंगे मृदा, फास्फोरस, प्रोटीन, हवा, पहाड़, नदियाँ, सारी चीज़। ठीक है, अब अगला हम लोग देखिए यहाँ पे दे रखा है अजैविक घटक क्या कहलाते हैं। देखिए निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी रूप में भी प्रभावित करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया कि ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं। जैसे मृदा, हवा, जल, कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सब सारी चीज़ें ये अजैविक हैं। जैविक में आपको जान लीजिए जंतु और पादप में जो जितनी भी चीज़ें आएंगी सब के सब हो जाएंगे। ठीक है, अगर जंतु पादप नहीं समझ में आ रहा है तो जंतु में जैसे इंसान हो गया, क्या नाम है आपके, जानवर हो गए। ठीक है, और उसके बाद पादप में पेड़ पौधे हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद चलिए अगला प्रश्न हम लोग का, अगला प्रश्न में दिया है ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, इसका मुख्यालय पूछ रखा है, तो ये लंदन में जो एम्स्टर्डम कहलाता है यहीं पे है, एम्स्टर्डम में। ठीक है, ग्रीन पीस का इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है, तो एम्स्टर्डम लंदन में है। ठीक है, वहीं पे है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है साथियों, अगर मैं तेज़ चल रहा हूँ तो आप लोग कमेंट में अगले वीडियो में बता देंगे, मैं उस चीज़ को सुधार कर लूँगा और आराम से कर देंगे। देखिए यहाँ पे दे रखा है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना जरूरी है, स्थापना दिवस दिया है, लेकिन स्थापना दिवस जल्दी नहीं पूछता है, क्योंकि उसमें कभी बहुत ना के बराबर आप लोग को पूरा पूरा हम प्रीवियस ईयर कराएंगे। इसमें देख लीजिएगा कि सन बहुत कम पूछता है।
ठीक है। मतलब किसकी स्थापना कब हुआ ये नहीं पूछता है, लेकिन अपने भारत में जो संरक्षण हुए हैं उसके बारे में, अभ्यारण्य वगैरह के बारे में पूछ सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर आप लोगों को हो तो आईसीएन के थोड़ा सा याद कर लीजिए और यूनेप को याद कर लीजिएगा। ठीक है, आईसीएन रेड डाटा बुक को करता है, प्रीवियस ईयर में है, पीछे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ निम्न में से कहाँ आर्सेनिक के द्वारा जल का प्रदूषण सर्वाधिक है। देखिए प्रश्न की बनावट के हिसाब से आपको कंफ्यूज करने लायक है, क्योंकि इसने पूछ रखा है प्रदूषण सर्वाधिक है। अगर सर्वाधिक नहीं होता तो इसमें से 2-3 ऑप्शन सही हो जाते हैं, बिहार में भी हो जाता है, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तीनों में हो जाता है, लेकिन इस सर्वाधिक पूछने की वजह से इसका आंसर आपका पश्चिम बंगाल हो जाए। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा है, इस एग्ज़ाम में ही, यूपी टेट में नहीं, सी टेट में भी पूछा है, अदर एग्ज़ाम के टेट में भी इसको पूछ रखा है। आर्सेनिक की मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल में। और देखिए इसमें एक्सप्लेन इसका ज़रूर करेंगे, क्योंकि इसमें आपको कुछ जानकारियाँ बहुत इंपॉर्टेंट रूप में मिलेगी। देखिए दे रखा है साथियों कि आर्सेनिक जल प्रदूषण पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है। ठीक है, और क्यों, देख लीजिए कि भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के जो मैदानी इलाके हैं और बांग्लादेश की पद्मा मेघना का जो मैदानी इलाके हैं, इनके भूमिगत जल में ही आर्सेनिक प्रदूषण सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और अन्य राज्य में देखिए झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ की ये भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित है। और देखिए इससे कौन सा रोग होता है, देखिए इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा, आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैकफुट नामक रोग होता है। यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक रोग भी अक्सर यूपी टेट में पूछने को देखने को मिल जाता है। तो आर्सेनिक से, फिर पारा से, उसके बाद ऐसे ही करके आप 3-4 चीज़ें हैं उस चीज़ को, जैसे विटामिन और जल और क्या नाम है ये भोजन, ये 3 चीज़ के प्रदूषण से कौन कौन बीमारी होती है, इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है। देखिए पश्चिमी घाट का दक्कन शुष्क है, इसके बारे में ऐसा क्यों कहा गया है, दक्कन का पठार के बारे में पूछ रखा है। तो इसमें देखिए आपको रेन शेडो प्रवाह या उच्च तुंगता प्रवाह या निम्न ताप प्रवाह या दाब प्रवाह, तो आपको थोड़ा सा मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस तरह से मान लीजिए आपके भारत का नीचे का प्रादीपीय के बारे में ये है डिजाइन। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपका श्रीलंका है, उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा ये पहाड़ी एरिया है। ठीक है, और इधर से जब पश्चिमी और दक्षिणी मानसून चलती है ना, तो हम लोगों के साथ क्या होता है कि यहाँ से ये 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं फिर से इसको करना चाहूँगा एक बार और। ठीक है, देखिए ऐसे का अपना है, और ये यहाँ से ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट, और इधर हो जाएगा ये पूर्वी घाट। यहाँ से जब आती है दक्षिण पश्चिमी आपका मानसून, तो यहाँ से 2 हिस्से में हो जाता है, ये यहाँ चली जाती है और इधर से कट के ये इधर आ जाती है। ये वाला जो पहाड़ी क्षेत्र के पीछे वाला भाग है, ये वाला, इधर आपका मानसून नहीं पहुँच पाता है, बहुत मुश्किल से हल्का फुल्का पहुँच पाता है पहाड़ों की वजह से। इस वजह से ये शुष्क रह जाता है। ठीक है, इसी वजह से ये शुष्क रह जाता है, तो इसी को आप रेन शैडो प्रभाव बोल सकते हैं। ठीक है, इसी को ये रेन शेडो वाला प्रभाव वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। मैं कोशिश किया हूँ उसको समझाने का, शायद अगर ये मानचित्र होता तो मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता। ठीक है, तो अगर पूछ दे कि भारत में पश्चिम घाट का दक्कन शुष्क क्यों है, तो आप रेन शेडो का प्रभाव बता सकते हैं बारिश की वजह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न कभी कभी पिछले शायद उसमें देखने को मिला है, इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा। थाल घाट जो दर्रा है ये किसको किसको जोड़ता है, तो मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और भोर घाट दर्रा जो है ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पाल घाट का दर्रा जो है कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है, और सेन कोर्टा दर्रा जो है तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ता है। इस चीज़ को आप याद रख लीजिए, थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक, भोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे, और पाल घाट दर्रा कोयम्बटूर को कोचिन। ठीक है, और सेन घाट दर्रा ये तिरुवनंतपुरम, ये अपना प्रायद्वीपीय दर्रे हैं, बस यही 4 दर्रे हैं प्रायद्वीपीय भारत के। ठीक, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए क्या देखे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, वन्य जीव, ये प्रश्न देखिए लगभग हर जहाँ भी पर्यावरण के प्रश्न बनते हैं वहाँ आता रहता है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1972 में पारित किया गया था। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ये क्यों किया गया था, क्योंकि वन्य जीव में मतलब जितने भी हमारे वन में रहने वाले जीव थे उनके संरक्षण के लिए इसको अधिनियम को लाया गया था। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला है कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली शारीरिक विकिरण क्या कहलाती है। ठीक है, सीधी सीधी है कि जो शारीरिक विकिरण होती है जिससे ताप होता है हम लोगों के वायुमंडल की ऊपरी सीमा वाला, उसको क्या कहते हैं, तो ये कहलाता है सोलर कंस्टेंट। ठीक है, सौर स्थिरांक कहलाता है इसको।
सीधी सीधी चीज़ें हैं, इसको याद रख लीजिएगा। ये आपको वायुमंडल जब पढ़ेंगे तो उसमें देखने को डायरेक्ट मिल जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल दे रखा है, लेकिन डिटेल में वीडियो बाद लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? अगर आप NCERT 6, 7, 8 के सारे सब्जेक्ट पढ़ ले रहे, मतलब सारे सब्जेक्ट का मतलब कि पॉलिटी और जियोग्राफी और आपका पर्यावरण के उसमें टॉपिक दे रखे हैं, तब भी आपका पर्यावरण पूरा हो जाएगा। 6, 7, 8 या तो यूपी बोर्ड का पढ़ लीजिए, अब तो यूपी बोर्ड भी NCERT का सेम डिट्टो होता चला गया है, हो गया है। ठीक है, तो वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। किस देश के संविधान से आपको मौलिक कर्तव्य लिया गया? देखिए यहाँ दो प्रश्न बन जाएंगे कि एक मौलिक अधिकार होता है, एक मौलिक कर्तव्य होता है। अगर मौलिक अधिकार पूछेगा तो आप USA मार देंगे। क्या मार देंगे? जैसे अधिकार, मौलिक अधिकार और से अमेरिका, तो आप USA कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कर्तव्य पूछ रखा है, तो कर्तव्य सीधे सीधे आपका आंसर हो जाएगा कि रसिया से लिया गया था। उस टाइम यह USSR था। ठीक है, अगर यहाँ USSR नहीं दिखता है तो रूस दिखेगा, तो वहाँ से आप टिक कर लेंगे। ये इस चीज़ को आप कभी नहीं भूलेंगे। कारण ये है कि देखिए मौलिक कर्तव्य तो रूस, अगर मौलिक अधिकार, अधिकार से अमेरिका। ठीक है, याद कर सकते हैं। ठीक, अगला हम लोगों का देखिए प्रश्न, ये हम लोग 15 नंबर पे हैं। उसके बाद 16वां प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। 16वां प्रश्न में है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, ये पूछ रखा है। हम लोगों के देश में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ जाती है, तो पश्चिमी घाट में पाया जाता है, और इसमें पश्चिमी घाट नहीं दे रखा है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएंगे कहाँ पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता आपका पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट अगर नहीं दिया गया तो पश्चिमी घाट के अंदर ही आता है आपकी शांत घाटी। आंसर आपका हो जाएगा सही, शांत घाटी। ठीक है, पश्चिमी घाट सबसे बड़ी चीज़ है कि 4 जगह का दिया जाता है, लेकिन इसमें एक ही दिया है, तो हम लोगों का शांत घाटी वाला सीधा। फूलों की घाटी अगर पूछ रखा है साथियों, तो फूलों की घाटी आपका ये उत्तराखंड में पाई जाती है, फूलों की घाटी। ठीक है, ये भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक, उसके बाद देखिए LPG के संदर्भ में, देखिए ये भी NCERT का यही डायरेक्ट क्वेश्चन है, LPG। ठीक है, मीथेन गैस उत्सर्जित नहीं करता है, इसमें सीधे सीधे दे रखा है। कारण यह कि मीथेन का ही सहायक के कारण ही बनता है, मीथेन और ब्यूटेन की वजह से ही। अब इसमें देख रखा है कि असत्य पूछ रखा है। देखिए असत्य में आपको ये ढूंढना है। LPG सबसे बड़ी चीज़ नीला ज्वाला से जलने वाला है। अगर ये नीला ज्वाला से जलेगा तो बहुत तेज इसकी ऊष्मा होगी, उच्च ऊष्मीय मान भी है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। स्वच्छ ईंधन इसलिए कहा जाता है साथियों कि इसको कि यह प्रदूषण नहीं करता है। ठीक है, और मीथेन उत्सर्जन करता है। या मीथेन निकालेगा तो फिर जलेगा क्या? यही वाला ऑप्शन आपका सीधे सीधे गलत हो जाता है, असत्य पूछ रखा है। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG का फुल फॉर्म पहले पूछता था, अब तो नहीं पूछेगा, लेकिन यही होता है। ठीक, इसमें दे रखा है देखिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यह एक प्राकृतिक गैस है। ठीक है, लिक्विड गैस से सीधे सीधे इस चीज़ को याद रखिएगा। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि इसमें सल्फर के यौगिक मिथाइल मैक्रेप्टन क्यों मिलाया जाता है, ताकि ये महके, जब इसमें रिसाव हो तो महके तो आपके नाकों तक, क्योंकि ये महकता नहीं, इसलिए इसको मिलाया जाता है महकने के लिए, ताकि आपको किसी भी दुर्घटना होने से बचाया जा सके या बच सकें। ठीक है, तो एक प्रश्न अभी तक तो आया नहीं है, अब आने की संभावना नहीं है। बेसिक प्रश्न है मिथाइल को मार्केप्टन के लिए। ठीक है, ये देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक मैंने शुरू में ही बता दिया था कि पर्यावरण के अगर जो घटक है जैविक अजैविक, वही चीज़ें सीधे सीधे कोई भी परिस्थिति दो ही चीज़ से तैयार हो पाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ में आप सीधे सीधे कुछ कहने की या एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये जैविक अजैविक पदार्थों के द्वारा ही यह आपका पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए करेंगे क्योंकि ये आपके प्रश्न यहाँ से हमेशा बनने की चांस रहता है। देखिए क्या दिया है कि उत्पादक के तौर पे, जैविक में उत्पादक के तौर पे जैसे जीवाणु शैवाल सब हो जाते हैं, फिर उपभोक्ता में आपका अपघटक में बैक्टीरिया का। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता में गाय बकरी खरगोश हाथी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ शैवाल जीवाणु दिया है, हमें घास दिया जाए। फिर द्वितीय में आपका सांप भेड़िया, और तृतीय में आपका बाज शेर बाघ। सीधी सीधी बात चीज़ होती है कि सबसे ऊपरी अगर पूछा जाए तो मांसाहारी होते हैं। इस चीज़ को कभी एक्सप्लेन में देखिए यहाँ दे रखा है, लेकिन अभी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। देखिए यहाँ से ये NCERT कक्षा 6 में पूछा हुआ सवाल, मतलब NCERT में दिया है या यूपी बोर्ड में भी दिया है। ठीक है, कि मकर रेखा क्या है? कर्क रेखा हमारे उत्तर में है और मकर रेखा कहाँ है? दक्षिण में है। तो इस चीज़ का आपको याद रखिएगा। ठीक है, कर्क और मकर रेखा। ठीक है, साउथ आपका दक्षिण हो जाएगा और
यन जो है आपका नॉर्थ हो जाएगा। ठीक, आ गया, देख लीजिए आपका। इस चीज़ को आप कभी कन्फ्यूज में अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, 23.5 अंश जो आपका होता है साउथ। अगर ये पूछ रखे आपसे कि मकर रेखा तो साउथ में, और अगर कर्क रेखा तो नॉर्थ में, मतलब उत्तर में। किससे? भूमध्य रेखा से। ठीक है, यहाँ मैं एक्सप्लेन करने की, इकोसिस्टम टैंसले जी का है 1935 में। ठीक है, आपको इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सदाबहार प्रश्न है, हमेशा आने वाले प्रश्न हैं। इस चीज़ को शायद आप सभी को पता होगा कि इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। ठीक है, एच टैंसलर जी ने 1935 में ये सब निर्माण किए थे। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि घास भूमि क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता क्या है। देखिए, इसमें ये पूछ रखा है कि जो घास का है सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन सा हो सकता है, जीवाणु, मांसाहारी, शाकाहारी, या शाकाहारी मांसाहारी दोनों। तो इस प्रश्न में आपको एक चीज़ है कि आप शुरू में हम बताए थे आपको कि ये जो मांसाहारी होते हैं वो उच्च स्तर के होते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, किसी भी क्षेत्र का होता है। ठीक है, और लास्ट में अगर मांसाहारी वाले जो जीव होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं तो उसको जीवाणु वाले कर लेते हैं, लेकिन यहाँ घास क्षेत्र का पूछा है तो वो मांसाहारी तक ही सीमित है। ठीक है, यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोगों का है, 9 प्रश्न और हैं। देखिए, बिना एक्सप्लेन करने में, देखिए यहाँ पे दे रखा है साथियों, एक मिनट। देखिए यहाँ पे सीधे सीधे ये दे रखा है घास प्रणाली वाले को कि घास में पहले उत्पादक हो जाएगा, फिर टिड्डा जो है इसका प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, उसके बाद मेढक द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा, और सर्प तृतीय हो जाएगा, और अंत में सर्प को खा जाएगा गिद्ध, ये जो कि मांसाहारी में आ जाएगा। ठीक है, 2017 में यूपी टेट में इस पत्र का जीवाणु जीवाणु इसलिए माना गया था कि लास्ट में गिद्ध मरता है तो कौन उसको ख़त्म करेगा, इस वजह से इसको जीवाणु माना गया था। लेकिन अगर सही तरीके पे देखा जाए तो इसका मांसाहारी ही होता है। ठीक है, 2017 में इसको जीवाणु माना था, और इसका इस वाले में इसको, देखिए आया वो प्रश्न, ये है रिपीटेड प्रश्न है। वायुमंडल की प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, तो इसमें 3-4 मंडल जो भी है आपको वायुमंडल का, इसको याद रखिएगा। क्षोभ मंडल, उसके बाद आप ये सबसे पास में होता है। कारण ये है कि इसी में आपका वर्षा, हवा, आंधी, तूफान सारा चीज़ होता है। ठीक है, लगभग लगभग यह 8 किलोमीटर तक होता है। आपको क्या नाम है कि ध्रुव से और इधर की तरफ बढ़ता जाता है। ठीक, 8 से 18 किलोमीटर। अगर ध्रुव पे देखा जाए तो ये 8 किलोमीटर है, और ये विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता, देखिए ये प्रश्न आपको एक चीज़ याद रखिएगा कि जैव विविधता अधिनियम के बारे में पूछ रखा है, और संसद के द्वारा है तो ये अभी तत्काल में हुआ था 2002 के समय, 11 दिसंबर 2002। और इसमें कारण क्या था, क्या क्या जानकारी इसमें दिया गया था इस जैव विविधता का अधिनियम पारित करने में। देखिए, कमरूनाग झील हिमाचल प्रदेश, नरूल इमली ग्रोव कर्नाटक, और पन्नेर जिला केरल में यह जैव विविधता क्षेत्र था। यहाँ पे इस टाइम देखिए 11 दिसंबर 2002 में जो पारित किया गया था, कारण था कि यहाँ विभिन्न प्रकार की पादप और जंतुओं का निवास होता चला गया था, इसलिए इसके संरक्षण के लिए यह अधिनियम पारित किया गया था। 24वां प्रश्न हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि का करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, मतलब आप यह पर्यावरण को नुकसान नहीं करती, इस चीज़ के बारे में ये पूछ रखा है। तो सीधी सीधी बात है कि अगर आप कंपोस्ट खाद या जैविक जैविक खेती करेंगे अपने बिना क्या बोलते हैं इसको, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किए हुए, तो आपको मिट्टी का प्रदूषण भी नहीं होगा, खान पान में भी प्रदूषण नहीं होगा, तो यह पर्यावरण संरक्षण में सहायक होगा, इसलिए जैविक खेती ही सहायक होती है। ठीक है, अधिक उपज करने के लिए आपको रासायनिक खाद का उपयोग करना ही पड़ेगा। ग्लास हाउस में पौधे लगाना, मतलब आप प्लास्टिक का उपयोग करेंगे ही करेंगे, शीशा वाला सिस्टम रहेगा ही रहेगा। शिफ्टिंग खेती का मतलब वही चीज़ है। ठीक है, लेकिन इसमें सीधे सीधे जैविक खेती एनसीईआरटी में ये भी दे रखा है, यहाँ पे सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस चीज़ को हम एक्सप्लेन अभी नहीं करेंगे। अगर आप बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह से नहीं कर रहे हैं। अम्लीय वर्षा के बारे में पूछ रखा है साथियों। अम्लीय वर्षा के कारण ही अपने ताजमहल का रंग फीका या पीला होता जा रहा है। ठीक है, और वहीं पे बगल में जो क्वेश्चन बनता है कि मथुरा में जो तेल रिफाइनिंग वाला काम होता है, ऑयल रिफाइनिंग वाला, उसी की वजह से ये सारी चीज़ें होती है। सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से यह सबसे बड़ी चीज़ है, सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से ये अम्लीय वर्षा होता है। ठीक है, यहाँ पे उस चीज़ को देखिए दे रखा है पूरा पूरा 2 चीज़ें। यहाँ से प्रश्न अगर आप देखेंगे ध्यान से तो बनता है,
होता क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और उसके बाद है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं HNO3, ये दोनों के मिलने से ही आपका अम्लीय वर्षा होती है और इसका pH मान अम्लीय वर्षा कितना होता है तो 5 से कम होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से ये 3 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा देखिए ये प्रश्न दिया है WWF का आशय क्या होता है। WWF का सीधे सीधे होता है कि वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न फुल फॉर्म का अक्सर पूछता है, IUCN का पूछे, यूनेस्को का पूछे, यूएन का पूछे या वर्ल्ड वाइड का इसका जो है पूछ रखा है, ठीक। यहाँ पे इसके बारे में दे रखा है कि 29 अप्रैल 1961 को यह इसके स्थापना होती है और यह स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो ज्वाइंट पांडा है। इस चीज़ को बस 3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। पहला कि स्थापना कब हुआ था, 19 अप्रैल 1961 में, 29 अप्रैल 1961 में, मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है, प्रतीक है ज्वाइंट पांडा, ठीक है। फुल फॉर्म में आपको पता चल गया है, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड है, ठीक है। उसके बाद हमारा 27वां फूलों की घाटी देखिए आई गया अंत में, उत्तराखंड जो ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, ठीक है। सारा सारा प्रश्न प्रीवियस ईयर का है, हम इसमें से कुछ भी नया नहीं बताए हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो इस चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन के साथ भी पढ़ेंगे और डिटेल में भी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से एक चीज़ पूछ रखा है कि भारत में जो गैस निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी एजेंसी है जो प्रदूषण का मापन करती है। प्रदूषण के मापन का मतलब कि आपके गाड़ी से लेके वातावरण से लेके सारा चीज़ का आपको डाटा तैयार करती है और आपको सलाह देती है नियंत्रण करने के लिए। तो ये होता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये होता है आपके मेन एजेंसी है भारत सरकार का, ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक। इसकी स्थापना के बारे में प्रश्न नहीं पूछता है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इस चीज़ को कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी, ये कहाँ पे है तो एंडीज पर्वत पे है। कोटोपैक्सी अगर ये जागृत ज्वालामुखी कहाँ पे है, एंडीज पर्वत पे है। इसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे। ये कहाँ पे है तो अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक। अब ये आज का अंतिम प्रश्न है कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। तिब्बत की जो सांगपो नदी है भारत में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। असम में बाढ़ के लाने के लिए मुख्य रूप से इसी का कारण है, ठीक है। हाँ, इसके कई नाम हो जाते हैं कि जैसे ये अपने इंडिया में होती है ब्रह्मपुत्रा, उसके बाद ये जब जैसे पद्मा नाम से पश्चिम बंगाल में जानी जाती लगती है, ठीक है। पद्मा या जमुना के नाम से हो जाती है। पद्मा आपका गंगा का नाम हो जाता है और जमुना आपके ब्रह्मपुत्रा का नाम बांग्लादेश में हो जाता है। चलिए आप लोगों के लिए एक प्रश्न पूछ रखे हैं, आसान प्रश्न है। आज 5 जून है, आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। इस चीज़ का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।